आपने पोयम का वर्ड तो सुना था जब हम लोग ने रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक कराया था। तब हमने आपको बोला था प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया में है तो वो फॉरेन कंपनी को हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। और यदि फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो हम लोग कहेंगे भैया ये कंपनी तो नॉन रेसिडेंट कंपनी होगी। अब ये बात आ गई कि भैया कैसे मालूम पड़ेगा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है कि नहीं है। तो उस समय हम लोग ने डिसीजंस लिया था कि फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में कहा जाएगा यदि उस कंपनी के मैनेजरियल की डिसीजंस जो कंपनी को एज ए होल अफेक्ट करते हैं वो सब्सटेंशियली इंडिया में लिए गए थे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो उस समय हमने समझ लिया कि हाँ भाई ठीक है, इंटरमीडिएटली ये नॉलेज सही भी था, लेकिन ये नॉलेज प्रैक्टिकली नहीं बैठ रहा है कि भैया कैसे मालूम पड़ेगा कि की मैनेजरियल डिसीजन एग्जैक्टली कहां से लिए जा रहे हैं। या ये सोचे कि जहां पे ज्यादा बोर्ड मीटिंग हो रही है वो, या जहां पे ज्यादा जनरल मीटिंग हो रही है वो, या जहां पे ज्यादा या फिर जहां पे एजीएम हो रही है वो, या जहां पे गवर्निंग बोर्ड बैठा है वो, या जहां से मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेट कर रहा है वो। तो ये क्वेश्चन मार्क रह गया। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका इंडिया में करीबन 5,000-6,000 करोड़ का प्रॉफिट है। उस कंपनी को इंडिया में टैक्स बचाना हो तो सिंपल सी बात बोल देगा कि भैया अपनी सारी बोर्ड मीटिंग बाहर कर लेते हैं, दुबई में करेंगे बोर्ड मीटिंग। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दुबई की फ्लाइट का टिकट दे दिया, भैया आ जाओ। और सारी बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग सब दुबई में हो गई। तब तो कंपनी आराम से बोल दिया जाएगा कि हमारा तो भैया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट दुबई है, इंडिया में है ही नहीं। और इस तरीके से वो अपने आप को नॉन रेसिडेंट घोषित करेगा और टैक्स बचा लेगा। तो क्या ये इतना आसान है क्या? एग्जैक्टली क्या है ये जानने की दरकार है। एकेडमिकली भी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इसको पसंद आ सकते हैं क्योंकि कुछ इलस्ट्रेशन लॉ ने भी दिए हैं, तो वो इलस्ट्रेशन हम देख लेने चाहिए। ये सोच के इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जा रहा है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का। वैसे आप बोल दो तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस का ही पार्ट है या इंटरनेशनल टैक्सेशन का ही पार्ट है। क्लियर? तो भैया इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर ही आता है रेसिडेंशियल स्टेटस, और रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर ही आता है पोयम। लेकिन मुझे लगा कि ये इतना वाइटल है कि इसका एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए। आइए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट साथ में हो। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसाइड करने के लिए हमारे लॉ ने बोला कि इस स्टडी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस स्टडी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंपनी, फॉर कंपनी whose turnover is more than 50 करोड़ अलग है, और बात ये कंपनी के लिए अलग है। देखो इंडियन कंपनी में तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए है। तो हम लोग बात कर रहे हैं फॉर दोज फॉरेन कंपनी whose turnover is more than 50 CR and those foreign company जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। अब देखो फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से कम है साल का, ये बहुत ही ऑड है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, करेंगे हम लोग दोनों। ओके, तो एक फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है उसका पोयम said to be not in India if both the following conditions are satisfied. If both the following conditions are satisfied, यदि नीचे की दी हुई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ना, तो हम लोग कहेंगे नहीं भैया पोयम इंडिया में नहीं है।
पोएम इंडिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है। कौन कौन सी दो कंडीशन? नंबर ABOI मतलब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। और दूसरा मैच्योरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया, मैच्योरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ओके, तो भैया दूसरा पॉइंट तो क्लियर हो गया कि बोर्ड मीटिंग कहाँ हो रही है, यही बता दीजिए बस। आपकी बोर्ड मीटिंग कितनी हुई साल में इतनी बोर्ड मीटिंग हुई, भैया वो बोर्ड मीटिंग कहाँ हुई है बता दीजिए। तो दूसरा पॉइंट तो कंपेरेटिवली इजी है। आप ये बताइए एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया किसे कहेंगे? तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कहा जाएगा इफ ऑल द 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फिर 4 कंडीशन, या यदि नीचे दिए हुए चारों कंडीशंस आप फुलफिल कर दो ना, तो हम बोलेंगे भैया आपका तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, आपका तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। कब बोलेंगे? जब आपके ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। कौन कौन सी 4 कंडीशन? नंबर 1, पैसिव इनकम ऑफ कंपनी is up to 50% of total income। मतलब ये जो कंपनी है ना, इसका एक्टिव इनकम 50% या उससे ज्यादा है। ये जो कंपनी है ना, इसका एक्टिव इनकम 50% या उससे ज्यादा है। यदि आपका एक्टिव इनकम 50% या उससे ज्यादा इंडिया में, मतलब आपका एक्टिव इनकम 50% ही नहीं है, आपका मेजोरिटी ऑफ इनकम तो रेंटल इनकम आता है, तो क्या तो बात करना आपसे। फिर आप ये सब बात मत करो। आपका एक्टिव बिजनेस नॉट सेट टू बी आउटसाइड इंडिया। हाँ, आपका एक्टिव बिजनेस इज नॉट सेट टू बी आउटसाइड इंडिया। मतलब आपकी पोएम इंडिया में होने वाली है, तो आपकी इनकम, आपकी पोएम इंडिया में होने वाली है कि नहीं होने वाली है, ये तब मालूम पड़ेगा जब आप ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करें। दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए, तब तो आपका पोएम इंडिया में नहीं है, पोएम इंडिया में नहीं है। यदि आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते तो पहली कंडीशन आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, दूसरी कंडीशन आपकी मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। अब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कैसे माना जाएगा? जब आप ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन कि आपकी पैसिव इनकम इज अप टू 50% ऑफ योर टोटल इनकम। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये पैसिव इनकम एग्जैक्टली क्या होती है? तो भैया पैसिव इनकम होती है एग्जैक्टली ये सब। आपका इंटरेस्ट इनकम इज योर पैसिव इनकम, आपकी डिविडेंड इनकम इज योर पैसिव इनकम, आपकी कैपिटल गेन इज योर पैसिव इनकम, आपका रेंटल इनकम इज योर पैसिव इनकम, आपकी रॉयल्टी इनकम इज योर पैसिव इनकम। तो ये सब आपकी पैसिव इनकम है। तो यदि आपकी 50% इनकम यहीं से है, 50% से ज्यादा इनकम यहीं से है, तब तो आपका ABOI होगा ही नहीं। ओके, इसमें एक और बात है। इफ इनकम जनरेटेड by purchasing and selling, by purchasing and selling to and from associated enterprises, to and from associated enterprises। तो जब आप परचेज भी एक एसोसिएटेड इंटरप्राइज से करते हो और उस गुड्स को सेल भी एसोसिएटेड इंटरप्राइज से करते हो, मतलब अपनी ही जान पहचान की कंपनी से लेके, अपनी ही एसोसिएटेड कंपनी से लेके, अपनी ही एसोसिएटेड कंपनी को माल बेच दिया, मतलब अपने भाई से लेके अपने दूसरे भाई को बेच दिया, तो ये कौन सी कमाई हो गई? तो भैया इसी को बोलेंगे पैसिव इनकम। क्योंकि इनकम टैक्स की नजर में ये इनकम है, परंतु ये एक्टिव इनकम नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पैसिव इनकम ऑफ द कंपनी इज अप टू 50% ऑफ द टोटल इनकम
एंड पैसिव इनकम मतलब इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, रेंट, रॉयल्टी एंड जब आप अपनी एई से माल खरीद के एई को माल बेच देते हो, ठीक है। दूसरा, लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट इज इन इंडिया। आपकी टोटल एसेट का लेस देन 50% इंडिया में है, मतलब आपके इंडिया में आपकी टोटल एसेट का 50% भी नहीं है, 50% से कम इंडिया में है। अब प्रश्न आता है सर ये टोटल एसेट किसे कहते हैं? तो टोटल एसेट निकालने के लिए हम पूछेंगे, यदि डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसकी वैल्यू लीजिए ओपनिंग WDV प्लस क्लोजिंग WDV का एवरेज, और अदर एसेट है, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसका बुक वैल्यू। इस तरीके से हम आपकी टोटल एसेट निकालेंगे, और उस टोटल एसेट का 50% से कम इंडिया में है तो आप ABOI में जा रहे हो, ठीक है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की तरफ जा रहे हो। लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज आर enrolled in India. Enrolled in India. अब ये टोटल एम्प्लॉइज कैसे निकालेंगे भैया? टोटल एम्प्लॉय मतलब सारे एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय मतलब सारे एम्प्लॉय इंक्लूडिंग पेरोल एम्प्लॉय, पेरोल एम्प्लॉय जो आपके यार एम्प्लॉय पेरोल में है, जो PF में है, पेंशन में है वो, प्लस आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर एज वेल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एज वेल, सब जोड़ लीजिए आप। यदि आपके पेरोल एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट लेबर दोनों मिला के, उनको हम लोग बोलेंगे टोटल एम्प्लॉय, और उनकी काउंटिंग कैसे करेंगे? काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट बिगनिंग ऑफ ईयर, एट बिगनिंग ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट क्लोजिंग ऑफ ईयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट क्लोजिंग ऑफ ईयर divided by 2. Number 4. नंबर 4, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से क्या होता है? बंदा सोचेगा कि एम्प्लॉयज चाहे कितने भी हो, सैलरी कितनी इंडिया में दे रहे हो, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। लेस देन 50% ऑफ टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर इज इन इंडिया, यानी आपका सैलरी, वेजेज सब मिला के, सैलरी, वेजेज, ऑल एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन मिला के, इंक्लूडिंग पेंशन, पेंशन को भी मिला के, इंक्लूडिंग सोशल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, सोशल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऊपर आपने जो सोशल खर्चे कर दिए, कोरोना में उसको कुछ पैसे दे दिए, मेडिकल रिम्बर्समेंट कर दिए, तो ये सारे खर्चे मिला के आपका माना जाएगा पेरोल एक्सपेंडिचर, और उस पेरोल एक्सपेंडिचर का लेस देन 50% इंडिया में होना चाहिए। तो जब आपके एम्प्लॉय का खर्चा लेस देन 50% इंडिया में हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेस देन 50% इंडिया में हो, टोटल एसेट का लेस देन 50% इंडिया में हो, और आपकी पैसिव इनकम अप टू 50% हो ऑफ योर टोटल इनकम, तब हम लोग बोलेंगे योर एक्टिव बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया। और यदि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है एज वेल एज टोटल सब्सटेंशियल बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया हेल्ड हुई, तो हम लोग बोलेंगे योर पोएम इज नॉट इन इंडिया। तो आप बच गए, आप फॉरेन कंपनी इंडिया की रेसिडेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना, आप फॉरेन कंपनी इंडिया की रेसिडेंट नहीं मानी जाएगी। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, ये जो 4 कंडीशंस है, ये आपको पैसिव इनकम देखनी है, आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखना है, पेरोल एक्सपेंडिचर देखना है, टोटल एसेट की वैल्यू देखनी है, कौन से ईयर की देखनी है?
calculation shall be made for current year, मतलब for previous year, current year नहीं होता, previous year and last 2 years. Calculation shall be made for previous year and last 2 years. तो प्रीवियस ईयर और लास्ट 2 years का डेटा मिला के 3 साल के डेटा मिला के हम डिसाइड करेंगे कि आपका पोएम इंडिया में है या नहीं है. तो ये हर साल ऐसे 3-3 साल का डेटा देखेंगे. यस, यदि आपके 22-23 प्रीवियस ईयर का हमें डेटा देखना है तो हम 22-23 का डेटा देखेंगे, 21-22, 20-21, ये 3 साल का डेटा देखेंगे. जब हम लोग प्रीवियस ईयर 24-25 में आपको असेस करने जाएंगे, आपका आरएस निकालने जाएंगे, तब हम 24-25, 23-24 और 22-23 का देखेंगे. और ये यहाँ पे गलत हुआ ना, 21-22 होना चाहिए. 21-22 तो हो गया, तो 20-21 होना चाहिए. ये 22-23, 21-22, 20-21. तो यहाँ पे 24-25, 23-24 और 22-23. तो जब जिस प्रीवियस ईयर का हम निकालने जा रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर का प्लस पिछले 2 साल का डेटा, इन 3 साल के डेटा के बेसिस पे हम निकालेंगे कि आपका एपीओआई इंडिया में है कि नहीं है. यदि आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है प्लस आपकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया हुई, तो हम लोग बोलेंगे भैया आपका तो पोएम आउटसाइड इंडिया है. इसको पर कुछ समझ देखना चाहिए आपको. मेजोरिटी मीटिंग और बोर्ड हेल्ड आउटसाइड इंडिया. अच्छा, ये सब किसकी बात कर रहा हूं? ये भी उनकी बात कर रहा हूं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है. भूल मत जाना आप. हाँ, आइए इसको पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल 1, कंपनी ए. ये सब स्टैट्यूटरी एग्जाम्पल से आपको हर किताबों में मिलेंगे एग्जाम्पल्स. कंपनी ए इज सोर्सिंग एंटिटी फॉर एन इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप incorporated in country X and its 100% subsidiary of Indian company B company. The warehouse and stock in them are the only asset of the company and are already located in country X. यानी इनके पास टोटल एसेट जो है वो सिर्फ वेयरहाउस एंड स्टॉक ही है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक. द वेयरहाउस एंड स्टॉक इन देम are the only assets of the company and are located in country H. वो सब country H में. All the employees of the company are in country H. The average income wise breakup of the company's total income for 3 years is, पिछले 3 साल की इनकम का ब्रेकअप बता रहे हैं. तो 30% of its income from purchase are made from parties which are non-associated and sold to associated. 30% of income is from transactions where purchases are made from associated enterprise and sold to associated enterprises. Oh, purchase made from associated and sold to associated. तो ये passive income है. 30% of his income transactions where purchases are made from associated and sold to non-associated, and 10% of the income is by way of interest. तो ये भी passive income. यानी इनकी 40% इनकम पैसिव इनकम है. तो भैया ये अब इंटरप्रिटेशन यानी सॉल्यूशन आ गया. इन दिस केस पैसिव इनकम इज 40% ऑफ द टोटल इनकम. ठीक है. द ए कंपनी सेटिस्फाइज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया कि इसकी अप टू 50% इनकम पैसिव इनकम है, लेकिन बात की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि इसके, अच्छा बात की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया, सॉरी, क्योंकि इसके सारे एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया है, यानी लेस देन 50% एम्प्लॉइज आउटसाइड इन इंडिया है. इसलिए सारे एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया है तो सारा पेरोल का खर्चा भी आउटसाइड इंडिया है. यानी हम लोग कह सकते हैं लेस देन 50% ऑफ एक्सपेंडिचर इज इन इंडिया. अरे जीरो इज लेस देन 50%. जीरो एक्सपेंडिचर इन इंडिया मतलब लेस देन 50% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया. और इनकी एसेट बेस सिर्फ 2 ही एसेट है, वेयर हाउस एंड स्टॉक, और सब कंट्री एक्स में, यानी इंडिया में कुछ नहीं है.
यानी इनका ABOI एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। जब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, एंड अब पूछेंगे बोर्ड मीटिंग कहां पे, ये बता दीजिए। अच्छा, पूछ क्या रहा था, देखिए कंक्लूजन क्या कहता है। Since no asset or employees of a company are in India, therefore the other test is also satisfied, therefore the company is engaged in active business outside India। बस इतना ही जज करके बता दिया। तो एग्जाम्पल 1 में बस आपको इतना ही बताया कि देखो भैया एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। ओके, इसमें डेटा थोड़ा अच्छा देंगे, है ना। द अदर फैक्ट रिमेनिंग द सेम, पुराने एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया जा रहा है। The other fact remaining the same as in example 1, with the variation that, variation क्या है, a company has a total of 50 employees, 47 employees managing the warehouse, storekeeping and accounts of the company are located in country as, 50 में से 47 एम्प्लॉइज इंडिया के बाहर है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेल्स हेड आर रेसिडेंट इन इंडिया। कंपनी के 3 मेन इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेल्स हेड, ये इंडिया में है। द टोटल एनुअल पेरोल ऑन दीज 50 एम्प्लॉइज 5 CR एंड एनुअल पेरोल एक्सपेंडिचर ऑन MD, CEO एंड सेल्स हेड इज 3 करोड़। तो भैया इसमें देखो एग्जाम्पल 1 कंटिन्यूड है, मतलब पैसिव इनकम तो 40% है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 50, उसमें से सिर्फ 3 इंडिया में है, मतलब लेस देन 50% एम्प्लॉय इन इंडिया में है, लेस देन 50% एम्प्लॉय इन इंडिया में। 2 कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर है 5 करोड़, उसमें से 3 करोड़ इंडिया में खर्च हो रहा है। इसका मतलब नॉट लेस देन बल्कि मोर देन 50% पेरोल एक्सपेंडिचर इज इन इंडिया। इसका मतलब 4 कंडीशन, पैसिव इनकम अप टू 50%, payroll expenditure less than 50%, number of employees less than 50%, and the value of asset less than 50% in India में एक कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे कि इस कंपनी का पेरोल एक्सपेंडिचर लेस देन 50% इंडिया में नहीं है। इसका मतलब ये ABOI की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि इस कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। मतलब ये कहा नहीं जा सकता कि इस कंट्री का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। इंटरप्रिटेशन, therefore A and company is not engaged in active business outside India. Clear? अब example 3 में आइए। The basic fact remains same as in example 1। जो example 1 में था वही बात है, आगे बढ़ाइए। Further facts are that all the directors of A company are Indian resident. During the relevant previous year, 5 meetings of the board of directors is held, of which 2 were held in India and 3 held outside India. Interpretation. एग्जाम्पल 1 को कंटिन्यू कर रहे, एग्जाम्पल 2 को नहीं। तो एग्जाम्पल 1 में तय हो गया था एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एग्जाम्पल 1 में तो यही तय हुआ था, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। उसके बाद इन्होंने बोला देखो भैया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें सारे के सारे रेसिडेंट है। तो हम बोलेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताइए बोर्ड मीटिंग कहाँ हो रही है? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे मेंबर्स रेसिडेंट इन इंडिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताइए बोर्ड मीटिंग कहाँ हो रही है? तो उन्होंने बोला भैया 5 बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें से 3 बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया हुई, 2 बोर्ड मीटिंग इंडिया में हुई। मतलब मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया हुई। या एग्जाम्पल 1 कंटिन्यूड है, मतलब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है और मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग आउटसाइड इंडिया हुई। देयरफॉर इस कंपनी का पोएम इंडिया में नहीं है। इस कंपनी का पोएम इंडिया में नहीं है, मतलब ये कंपनी नॉन रेसिडेंट कंपनी है। इस एक फॉरेन कंपनी को बोलेंगे रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट्स पोएम इन इंडिया। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक फॉरेन कंपनी को बोलेंगे नॉन रेसिडेंट इन इंडिया if its poem is outside India. When poem is said to be outside India, a poem is said to be outside India if ABOI active business outside India है
एंड मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया। एग्जाम्पल नंबर 3 को एग्जाम्पल नंबर 1 से कनेक्ट किया गया है, तो एक्टिव बिजनेस तो आउटसाइड इंडिया है। एग्जाम्पल 1 में था ना एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और 5 बोर्ड मीटिंग में से 3 बोर्ड मीटिंग कंट्री एक्स में हुई, तो इसका एक्टिव बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया है और मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग भी आउटसाइड इंडिया हुई। देयरफॉर ये कंपनी का पोएम आउटसाइड इंडिया है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इंटरप्रिटेशन, देयरफॉर द पोएम ऑफ ए कंपनी शैल प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इंडिया। एग्जाम्पल 4 में चलते हैं। कोई भी एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ सकता है। द फैक्ट आर सेम इन एग्जाम्पल 3। ओके, एग्जाम्पल 3 तो कंटिन्यू किया जा रहा है। बट इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर दैट although a company's senior management team signs all the contract for all the contract above rupees 10 lakh, वापस से बोलिए, a company's senior management team signs all the contract for all the contracts above 10 lakh, the A company must submit its recommendation to B company। तो 10 लाख के ऊपर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो बी कंपनी का रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, एंड बी कंपनी मेक्स द डिसीजन वेदर और नॉट द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सेप्टेड। और फाइनल डिसीजन बी कंपनी लेती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। इट इज ऑल्सो सीन दैट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मोर देन 99% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर अबव 10 लाख। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट हमारे 10 लाख के ऊपर के ही होते हैं, ज्यादातर या 99% कॉन्ट्रैक्ट। एंड ओवर पास्ट ईयर ऑल्सो द सेम ट्रेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू contribution of contract above rupees 10 lakh। It's तो बोल रहे थे यदि एग्जाम्पल 3 कंटिन्यूड हो, यानी कंपनी का ABOI आउटसाइड इंडिया है और हमारी कंपनी के 5 बोर्ड मीटिंग में से 3 बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया होती है, लेकिन हमारी कंपनी के जितने भी मेजर डिसीजंस है, जो भी हमारे डिसीजंस है, वो कॉन्ट्रैक्ट यदि 10 लाख से ऊपर का है तो कंट्री बी का अप्रूवल चाहिए, और कंट्री बी डिसाइड करती है कि कॉन्ट्रैक्ट लेना है कि नहीं लेना है। और हमारे 99% कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख के ऊपर के ही होते हैं, मतलब हमारा ज्यादातर धंधा पूरा का पूरा, ज्यादातर या 99% धंधा हमारा डिपेंड करता है बी कंपनी के ऊपर। बी कंपनी अप्रूवल दे दे तो हमारा बिजनेस चलेगा, बी कंपनी अप्रूवल नहीं देगा तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हमारा धंधा तो मेजोरिटी बी से ही मेजरली बी कंपनी द्वारा ही डिसाइड होता है। तब हम लोग बोलेंगे भैया फिर ये मत देखो कि आपकी बोर्ड मीटिंग कहाँ हो रही है, फिर ये देखिए क्या बी कंपनी इंडियन कंपनी है। अब ये देखिए कहीं दिया हुआ बी कंपनी कौन सी कंपनी है, देखिए सही कहीं पे बोला हुआ बी कंपनी, ओ बी कंपनी इंडियन कंपनी। तो भैया बी कंपनी इंडियन कंपनी है, इसका मतलब इस कंपनी का पोएम इंडिया में है। नहीं कह सकते कि पोएम आउटसाइड इंडिया। क्यों? क्योंकि माना इसकी बोर्ड मीटिंग सब्सटेंशियली इंडिया के बाहर होती है, लेकिन इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग में होता ही क्या है, ये बोर्ड मीटिंग में सिर्फ चाय पीते हैं, नाश्ता खाते हैं, उठ के चले जाते हैं, क्योंकि इनकी बोर्ड मीटिंग से कोई जजमेंट ही नहीं आता। इस कंपनी के जितने भी डिसीजंस है सारे बी कंपनी से अप्रूव होते हैं। जब तक बी कंपनी अप्रूव नहीं करते ये धंधा कर ही नहीं सकते। तो इस कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स बैठ के कर ही क्या रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं, जा रहे हैं। डिसीजंस तो बी कंपनी ले रही है। बी कंपनी चाहे तो इनका बिजनेस रोक दे, हर 10 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट बी कंपनी अप्रूव करता है तब जाके पास होता है। तो भैया फिर तो बी कंपनी का स्टेटस ही देखा जाएगा, और बी कंपनी इंडियन कंपनी है, इसलिए ये कंपनी नहीं कहा जा सकता पोएम आउटसाइड इंडिया। तो इंटरप्रिटेशन, दीज फैक्ट्स suggest that effective management of a company may have been usurped by the parent company B company। यानी ए कंपनी का जो पावर टू टेक डिसीजन है ना, that has been taken over by B company, and B company is an Indian company। Therefore, poem of A company may in such case be not presumed to be outside India। आप ये नहीं मानेंगे कि पोएम आउटसाइड इंडिया है, भले ही ए कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो, भले इसने सब्सटेंशियल डिसीजन इंडिया के बाहर लिए जा रहे हो। सर ये सब बातें कहाँ दी हुई है, देखो ये सब बातें यहाँ पे दी हुई है।
Majority meeting board held outside India. In the case, board is not exercising its power of management, and such powers are being exercised by either the holding company or any other person resident in India, then poem shall be considered to be in India. तो एग्जैक्टली इसी लाइन पे सम बन गया। इस कंपनी का तो मेजोरिटी डिसीजंस, इस कंपनी का तो ज्यादातर डिसीजंस ये खुद लेती नहीं है, दूसरी कंपनी लेती है। तो फिर जो दूसरी कंपनी यदि वो रेसिडेंट इन इंडिया है तो ये कंपनी का पोएम इंडिया के बाहर नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, अब नया एग्जाम्पल आ गया और ये लास्ट एग्जाम्पल है। एन इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप हैज ए लोकल होल्डिंग कंपनी ए कंपनी इन कंट्री एक्स। The A company also has 100% downstream subsidiaries B company and C company in country X and D company in country Y. The A company has income only by way of dividend and interest from investment made in its subsidiary company. The place of effective management of A company is in India and it's exercised by ultimate parent company of the group. The subsidiaries B, C and D are engaged in active business outside India. The meeting of board of directors of B, C and D are held in country X and Y respectively. Interpretation. Merely because poem of an intermediary holding company is in India, the poem of subsidiaries shall not be taken to be in India. Each subsidiary has to be examined separately. As indicated in the fact, B, C and D are independently engaged in active business outside India, and majority of board meeting of these companies are also held outside India. The poem of B company, C company and D company shall presume to be outside India. तो जस्ट बिकॉज आपकी होल्डिंग कंपनी का पोएम इंडिया में है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी सब्सिडियरी का भी पोएम इंडिया में ही होगा। ये तभी होगा जब सब्सिडियरी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई इफेक्टिव डिसीजंस लेता ही नहीं है। लेकिन यदि सब्सिडियरी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं तो फिर होल्डिंग का पोएम चाहे कुछ भी हो, सब्सिडियरी का पोएम सेपरेटली निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में बस इतना ही दिया है। तो हमने क्या सीखा, हमने जो सीखा यहां पे कंक्लूड करते, हमने निकाला था कि एक कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट निकालने के लिए हम लोग कंपनीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कंपनी जिसका पोएम 50 करोड़ से ज्यादा वो अलग, और वो कंपनी जिसका 50 करोड़ तक है वो अलग। जिस कंपनी का 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उसका पोएम इंडिया में नहीं माना जाएगा यदि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है और मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया तब माना जाएगा जब आप चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते, आपकी पैसिव इनकम अप टू 50% ऑफ टोटल इनकम है, आपकी वैल्यू ऑफ एसेट लेस देन 50% इन इंडिया में है, आपकी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेस देन 50% इंडिया में है, और आपके पेरोल एक्सपेंडिचर लेस देन 50% इंडिया में है। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया प्रूव हो गया। लेकिन अभी एक कंडीशन और है, बोर्ड मीटिंग सब मेजरली इंडिया के बाहर होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो पोएम आउटसाइड इंडिया हो गया। लेकिन सपोज आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई मैनेजरियल डिसीजन लेता ही नहीं है, आपका मैनेजरियल डिसीजन कोई दूसरी कंपनी लेती है। अब यदि वो दूसरी कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया है तो आपका पोएम भी इन इंडिया माना जाएगा। अभी तक ये सीखा। अब हम लोग सीख रहे हैं कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अदर कंपनी। देखो ये कोई वाइटल तो है नहीं, आपने देखा 5 एग्जाम्पल में एक भी एग्जाम्पल इसका नहीं आया, फिर भी ये बात सुन लेते हैं। अदर कंपनी यानी वो कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे, आप समझ सकते हो कि फॉरेन कंपनी और टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे मतलब एम ही है। तो फिर ऐसे में लॉ ने भी बहुत सिंपल बात रखी है कि भैया ये देखो ना कि बोर्ड मीटिंग कहाँ पे होती है। बस यदि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे डिसीजंस लेता है, की डिसीजंस लेता है, मैनेजरियल डिसीजंस लेता है, तो आप बता दीजिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कहाँ होती है। जहां से वो की मैनेजरियल डिसीजंस लेता है वही आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। दूसरी बात, यदि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसीजंस का काम किसी कमेटी को डेलीगेट किया हुआ है
तो कमेटी वो डिसीजंस कहां से लेती है, वो आपका पोएम मान लिया जाएगा। यदि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना डिसीजन लेने का काम किसी बंदे को सुपुर्द कर दिया है, किसी बंदे को अलॉट कर दिया है, और वो बंदा आपके की डिसीजंस लेता है, तो ये पूछेंगे वो बंदा कहां से की डिसीजन लेता है। मतलब सब मिला के यही बात है कि ये बताओ कि तुम्हारे की और मैनेजरियल डिसीजंस कौन लेता है और कहां से लेता है। जहां से लेता है वहीं आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मान लिया जाएगा। ये इतनी सी बात इस चार्ट में बना के दिया है इन्होंने, ये इतनी सी बात आपके चार्ट में बनाते दी हुई है। द प्लेस वेयर डिसीजंस, तीसरी बात हो रही है, बात हो रही है डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम इन केस ऑफ अदर कंपनी। द प्लेस वेयर डिसीजंस आर टेकन व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइजेस अथॉरिटी and takes key decisions. The place where key decisions are taken, where the powers are delegated by the board to senior management, place जहां से वो senior management decision लेता है, where the power are delegated to executive committee, तो जहां से वो executive committee decisions लेती है। यदि आपके सर्कुलर मतलब बैलेट पेपर घूम जाते हैं और फिर फाइनल डिसीजन पेपर से लिया जाता है, सर्कुलर से लिया जाता है, तो ठीक है, जो बंदे का अथॉरिटी है डिसीजन लेने का फाइनल, वो कहां से डिसीजन ले रहा है। शेयर होल्डर की मीटिंग्स का कोई लेना देना नहीं है, यहां पे क्लियर कर दिया। शेयर होल्डर्स की मीटिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये यहां पे क्लियर कर दिया। पॉइंट नंबर 5, सीनियर पर्सन्स लोकेटेड इन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो सच प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। डिसेंट्रलाइज कंपनी है, मल्टीपल लोकेशंस है, तो लोकेशन वेयर सीनियर मैनेजर्स आर प्राइमरली बेस्ड, जहां पे आपके सीनियर मैनेजर्स बेस्ड है वहां का आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। सीनियर मैनेजर्स में ऑपरेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो लोकेशन वेयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर सपोर्ट स्टाफ्स आर लोकेटेड। तो पूरा 50 करोड़ से नीचे की कंपनी है ना, टर्नओवर 50 करोड़ तक की कंपनी है ना, तो बस ये देखा जाएगा कि कहां से डिसीजंस लिए जा रहे हैं। बस एक ही बात दिमाग में रखना जो इन्होंने अपने पहले में डाला है, आइडेंटिफिकेशन और असर्टेनमेंट ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली मेड द डिसीजंस एंड डिटरमाइन द प्लेस वेयर डिसीजंस इज इन फैक्ट बीइंग मेड। आई होप प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आपको बहुत ही कम समय में क्लियर हो गया। एक बार पूरा रिकैप बनता है। पोएम, the significance of this term is under section 6 subsection 3, where we need to decide the residential status of foreign company. A foreign company is said to be resident in India if its place of effective management is in India during the previous year. Now the question arises, what do you mean by place of effective management? The place of effective management is said to be the place from where the key decisions, the managerial decisions which are affecting business as a whole are taken substantially during the previous year. For this purpose, the law has made the clarification, and the clarification been divided in two parts. Number one, the clarification applicable to companies whose turnover is more than 50 CR, and number two, other company. So we are talking about companies whose turnover is more than 50 CR. A company whose turnover is more than 50 crore shall have place of effective management outside India if following two conditions are satisfied. If its active business is outside India, and number two, when the substantial board meeting held outside India. We take one by one. Active business is said to be outside India if active business is said to be outside India if all the four conditions are satisfied. What four conditions? Condition number one, the passive income is up to 50% of total income. Here passive income means interest, rent, royalty, dividend, capital gain. And any income when we purchase and sell goods to and from associated enterprise. परचेज किया एसोसिएटेड से एंड सेल भी किया एसोसिएटेड को, तो उसको भी पैसिव इनकम की काउंटिंग में रहेंगे. नंबर टू, व्हेन लेस देन 50% ऑफ द टोटल एसेट इज इन इंडिया. यहाँ पे टोटल एसेट निकालते समय डेप्रिसिएबल एसेट की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का एवरेज एंड अदर एसेट का बुक वैल्यू लेंगे.
Number 3, when the less than payroll expenditure is in India, when the less than 50% of the number of employees are in India, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालते समय कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी कंसिडर करेंगे और ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का एवरेज करके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालेंगे। नंबर 4, आपके पेरोल एक्सपेंडिचर का लेस देन 50% हेल्ड इन इंडिया, तो पेरोल एक्सपेंडिचर में सैलरी भी आएगा, वेजेस भी आएगा, ऑल कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज आएगा, इवन सोशल कॉस्ट भी आएगा, इवन पेंशन टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज भी आएगा। और ये कैलकुलेशन हम लोग प्रीवियस ईयर का और लास्ट 2 ईयर्स का कंसिडर करेंगे, और यदि कोई कंपनी अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है तो जितने ईयर का डेटा अवेलेबल है उतने ईयर का ही कंसिडर करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है कि नहीं। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। नंबर नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग मस्ट बी सब्सटेंशियली हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ये तो बहुत इजी है, काउंट कर लो कितनी बोर्ड मीटिंग हुई और उसमें से ज्यादातर मीटिंग कहां पे हुई। लेकिन सपोज आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपकी कंपनी के की और मैनेजरियल डिसीजंस नहीं लेती है, आपकी कंपनी के की एंड मैनेजरियल डिसीजंस एक दूसरी कंपनी या दूसरा बंदा लेता है, और जो की और मैनेजरियल डिसीजंस लेता है वो रेसिडेंट इन इंडिया है, तो फिर आपका भी पोएम इन इंडिया ही माना जाएगा। ये था उन कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। अब वो कंपनी जिनका टर्नओवर अप टू 50 CR है, उनके लिए सिर्फ आप ये देखिए कि उस कंपनी के की डिसीजंस, मैनेजरियल डिसीजंस लेता कौन है और कहां से लेता है। यदि उस कंपनी का की डिसीजंस एंड मैनेजरियल डिसीजंस लेने वाला बंदा या लेने वाली कमिटी या लेने वाला बोर्ड या लेने वाला सीनियर ऑफिसर्स इंडिया में है, तो उस कंपनी का पोएम इंडिया में है। आई होप ये सुपर फास्ट रिवीजन भी आपके बहुत काम का था। थैंक यू।